अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद। आज मैं फार्मूला सीरीज में पार्ट नंबर 37 लेकर आया हूं और आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। और हम इसके अंदर जो एनर्जी जो स्टोर होगी इंडक्टर में उसे कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। हम उन्हें कुछ यहाँ और कुछ अपनी जूम क्लास के अंदर वहां हम करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडक्टर होता क्या है। मेरे पास अगर एक वायर है, बिल्कुल सीधी ये वायर है, तो इसके पास रेजिस्टेंस है। लेकिन जब मैं इसी वायर को पकड़कर कुछ यूं करके मैं इसे बल दे दूंगा, ये टर्न्स बहुत सारे बना दिए मैंने इसके, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही, अब इसका नाम है इंडक्टर। और इंडक्टर के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू को इंडक्टेंस बोलते हैं। यानी इंडक्टेंस की डिपेंडेंस किस पर है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, पहली चीज। दूसरी चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कि ये बड़े हैं या छोटे हैं लूप्स। फिर इन दोनों की ये जो सारे के सारे जो लूप्स हैं इनकी क्लोजनेस किस तरह की है, क्या ये आपस में करीब करीब हैं या दूर दूर हैं। उसके बाद मटेरियल यानी जो कोर यहां पर मौजूद है इसके अंदर बाज़ औक़ात हम इसे किसी प्लास्टिक की चीज के ऊपर या आयरन की रॉड के ऊपर हम इस वायर को पकड़कर राउंड कर लेते हैं। तो जिस तरह की ये कोर होगी उस तरह का यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें फील्ड के अंदर जो है ना वो दिखाई देगी। इंडक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी और जो वायर का जो मटेरियल है वो भी यहां पर रोल प्ले करेगा इंडक्टेंस की वैल्यू को लेकर के। अब इंडक्टर में जिसकी कुछ इंडक्टेंस होगी उसे उसके अंदर हम इंडक्शन का प्रोसेस देखेंगे। इंडक्टेंस को मेजर करना होगा तो हम इसे हेनरी में मेजर करते हैं। हेनरी इज द यूनिट और इसे वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड के अंदर हम इसको ले लेते हैं। तो एनर्जी जो स्टोर यहां पर होनी है उसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम में एक कॉइल है जो मैंने किसी चीज के ऊपर इसको मैंने लपेटा हुआ है, बैटरी मौजूद है, स्विच भी मौजूद है। हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट इसके अंदर चलना शुरू कर देगा इस तरह से। लेकिन इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो चेंज इन द फ्लक्स की वजह से होगा। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो था एकदम से बन गया, मतलब यहां फ्लक्स जो है ना वो जल्दी से बन गया फौरन, लिहाजा करंट इंड्यूस होगा। अगर यहां हम गैल्वेनोमीटर लगा दें तो वो हमें एक मोमेंट्री करंट जो है ना वो बताएगा कि एक लम्हे को एक करंट जो है ना वो बना, क्योंकि यहां पर करंट जो है उसकी वैल्यू जीरो से मैक्सिमम हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो से मैक्सिमम हुई, तो फ्लक्स में चेंज भी मोमेंट्री हुई। उसके बाद क्या हुआ, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, करंट कांस्टेंट हो गया, लिहाजा जो इंड्यूस करंट था ना वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहां कोई रियोस्टेट लगा दूं और उससे बार बार मैं करंट को वेरी करूं तो फ्लक्स में वेरिएशन आएगी और इंड्यूस करंट जो है ना वो बनता रहेगा। अब यहां जो बैटरी है जो वर्क डन कर रही है ना वो वर्क डन ये है डेल्टा क्यू ई एल की वैल्यू यानी ईएमएफ की वैल्यू ये है जो हमने यहां पुट कर दी, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब मैं यहां कर रहा हूं कि डेल्टा क्यू के नीचे डेल्टा टी लिखा और डेल्टा आई को मैंने यहां अलग कर दिया। डेल्टा आई होता है हमारे पास चेंज इन करंट, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहां जब ये स्विच ऑफ था तो वैल्यू करंट की जीरो थी, अब जब स्विच ऑन है तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, आई, तो आई माइनस जीरो आई होगा। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी ये एवरेज करंट को कहा जाता है। इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू ओवर टू इट वुड बिकम हाफ आई। अब इस दोनों चीजों को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो आपके पास पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, यानी वर्क डन जो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो हाफ एल आई की सूरत स्क्वायर की सूरत में यहां आपको नजर आ रही है।
एल कॉमन कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगी सारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी? वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। आपने पढ़ा था कैपेसिटर अगर यहां होता इंडक्टर की जगह, तो उसकी जो मैग्नेटिक उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी और वो v स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल थी। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन में इंडक्टेंस और करंट की वैल्यू जो है ना ये हमने प्लेस करनी है। उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमें और देखना है। ये चूंकि एक सोलेनॉइड की लुक देता है, लिहाजा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स होता है B डॉट A, और अगर B और A की डायरेक्शन 0 डिग्री का एंगल बने तो cos 0 1 हो जाएगा, इसे BA लिखा जाता है। B की जगह पर आपने ये वैल्यू लिख दी म्यू नॉट एन आई, और साथ में फ्लक्स की वैल्यू ये बन गई। वी हैव अनदर रिलेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां से आपने एल को कैलकुलेट किया, वो आ गया एन फाई ओवर आई। फिर आपने फाई की वैल्यू जो थी ये सारी की सारी लिखी। यहां पर आपको पता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है कैपिटल एन, लेकिन जो स्मॉल एन है इट वुड बी टेकन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लिहाजा यहां से एक एमसीक्यू हमें पता चलता है कि स्मॉल एन का यूनिट क्या है, तो स्मॉल एन का यूनिट जो है ना वो पर मीटर है। इसी तरह जब मैं कैपिटल एन की जगह पर ये एन एल को यहां पुट करूंगा तो मेरे पास ये वाला रिलेशन आएगा। ये इस रिलेशन में भी एक एमसीक्यू छुपा हुआ है कि जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है स्मॉल एन के स्क्वायर के। ये बहुत दफा एग्जाम में आई है चीज। यहां से मैं करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आता है B ओवर म्यू नॉट एन। पता चला कि करंट और B जो है ये भी आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ये भी एमसीक्यू में आ गया। अब मुझे ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज जो है वो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। पुट करने के बाद लिटिल बिट मैथमेटिक्स के बाद मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। एरिया और लेंथ को मैंने यहां लिख दिया जो कि वॉल्यूम बन गया। ये बन गई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे मैंने एक और तरह के यू से इसको सिंबलाइज किया, और ये है एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड हो रही है तो ये बनेगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है ये, विच इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, हमें ये पता चल रहा है कि म्यू जो है वो बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटर के केस में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी वहां एनर्जी डेंसिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, कैपेसिटर के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए थी चीजें। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा मौजूद है कि हमारे पास इंडक्टर भी है और हमारे पास कैपेसिटर भी है, दोनों एक सर्किट में लगे हुए हैं, तो हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैंने ई स्क्वायर को कैसे लिखा, ई डॉट ई लिखा जा सकता है ना। तो जनाब ई नॉट ई जो है एप्सिलॉन नॉट ई है, इसे आप डी के बराबर लेते हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डी डॉट ई आपका ये रिलेशन बन जाएगा। इस रिलेशन को अगर हम देखेंगे तो बी स्क्वायर को मैं बी डॉट बी कह सकता हूं, और म्यू नॉट जो है वो जाहिर है कि एक के नीचे लिखा जा सकता है। बी ओवर म्यू नॉट जो होता है इट इज कॉल्ड एच, मैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं। तो एच आ जाएगा, एच डॉट बी आ जाएगा। अब देखो हाफ डी डॉट ई, ये है हाफ एच डॉट बी। इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दें हमें, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी में आप ऐड कर सकते हैं, सो यू विल गेट दिस। तो ये रिलेशन वहां होगा जहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर इकट्ठे लगे हुए होंगे। तो इसलिए ये भी एमसीक्यू बनता है। हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को डेंसिटी को एच डॉट बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी को डी डॉट ई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो ये था जी आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा सा समझ आया होगा, और अब मैं पार्ट 38 तक के लिए इजाजत चाहूंगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।